गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप सब। और बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी यूनिट नंबर 8 चल रही है। यूनिट नंबर 8 का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उस चैप्टर से आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 लगाने वाले हैं। अभी तक टोटल हम लोग ने बच्चों 6 लेक्चर्स लगाए हैं और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एड्स की। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक है और हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जैसे कि आपको पता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्ट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल टॉपिक को। यस, सबसे पहले एक माइंड में चीज आती है कि क्या एड्स और एचआईवी एक ही चीज है। जरा मुझे कमेंट्स करके बताइए बच्चों, क्या एड्स और एचआईवी एक ही है या अलग अलग है। यस, तो एड्स और एचआईवी बच्चों अलग अलग होता है। अंतर क्या होता है? अगर हम बात एड्स की करें तो एड्स का मतलब होता है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या लिखा हुआ है एड्स? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? आपको पता है इम्यूनिटी बच्चों दो तरीके की होती है। कौन कौन सी दो तरीके की होती है? पहली होती है इनेट इम्यूनिटी, पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये इम्यूनिटी हमको अपने बर्थ से ही मिलती है, मतलब मदर गिफ्टेड होती है या हम कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड होती है। मतलब जब हमारा जन्म होता है तो ये हम इम्यूनिटी लेकर ही पैदा होते हैं। और सेकंड होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ये हम पूरे लाइफ एक्वायर करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीनेशन के माध्यम से। जैसे अभी आपको पता है कि इस समय कोविड वायरस का दौर चल रहा है और इस समय कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। तो कोविड वैक्सीनेशन में क्या होगा? हमें कोविड-19 की वैक्सीन लगेगी जिससे हमारी बॉडी जो के अंदर एक ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी कि जो कोविड वायरस होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। बात मेरी समझ में आ गई? तो ये जो इम्यूनिटी हुई, ये कैसी इम्यूनिटी है? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। हमने इसको एक्वायर्ड किया है, हमने कोविड-19 का वैक्सीन लिया है और इस वैक्सीन ने हमारे बॉडीज के अंदर क्या किया? एंटीबॉडीज को डेवलप कराया। क्लियर है बच्चों? तो ये जो हम लोग एक्वायर करते हैं टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग ने टीबी का हम लोगों ने वैक्सीन लगाई या हमने चेचक का लगाया, मीजल्स का लगाया या डिफरेंट डिफरेंट हम वैक्सीनेशंस कराते रहते हैं। जब भी बेबी का बर्थ होता है आपको पता है उसको नियमित रूप से टीकाकरण होता है, चाहे बात पोलियो की हो या बात किसी भी ऐसे डिसीज की हो। यस, तो जब हम वैक्सीनेशन हो जाता है तो वैक्सीनेशन में होता क्या है आपको पता है? उस वैक्सीनेशन में हम उसी पैथोजन के प्रोटीन को या उसके वीक फॉर्म को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं और जब ये वीक फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो आपको पता है वहां पर बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। और बी लिम्फोसाइट सेल जो ये हमारी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, इसमें हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है बच्चों? तो बी लिम्फोसाइट्स क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडीज, और यही एंटीबॉडीज हमारी इम्यून सिस्टम को बनाती है। तो अगर ये एंटीबॉडीज एक बार किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए बन गई तो पूरे जीवन रहेगी। अर्थात हमने इसको एक्वायर्ड कर लिया, किसके माध्यम से? वैक्सीन्स के माध्यम से। तो एड्स के केस में क्या होता है कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम पूरे लाइफ एक्वायर्ड करते रहते हैं, तो एड्स के केस में ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है धीरे धीरे डाउन हो जाती है और एक ऐसी पोजीशन आती है बच्चों कि जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। ये तो यहां पर इसको खत्म ही करेगा। दूसरा इनेट इम्यूनिटी जो हमको बर्थ से मिली है, ये इस इम्यूनिटी पे भी खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि आपको पता है जो टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, हमको बर्थ से ही मिले हुए। तो अब क्या होगा? यहां पर बी लिम्फोसाइट्स भी अफेक्ट करेंगे, वो एंटीबॉडीज को बनाना बंद करेंगे। तो एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो हमने अपने मां से लेके आए हैं और दूसरा जो हम लोग ने वैक्सीन के माध्यम से जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड करी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों? डाउन होती चली जाती है, उसमें डिफिशियंसी आ जाती है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो पूरे सिम्टम्स ही तो हैं, बहुत सारी डिसीज अब हमारे बॉडी में, हम उसके प्रति हमारी एंटीबॉडीज खत्म हो चुकी हैं, हम उसके प्रति नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं एड्स। तो
तो एड्स क्या हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कि मतलब हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है अब उसमें धीरे धीरे कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एचआईवी वायरस ने बॉडी के अंदर एंट्री कर ली है। तो एड्स क्या होता है? एड्स एक क्या है? तो एड्स जो है एक बच्चों मेडिकल कंडीशन है। एड्स क्या है? एड्स एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है बच्चों इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो किसी भी इंफेक्शन से लड़ने के लिए काबिल नहीं रह पाता है। धीरे धीरे वो डाउन होता चला जाता है और फाइनली क्या होता है कि अगर कोई छोटा सा बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन कोई भी हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार नहीं पाएगा और हम उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे जिस बीमारी के लिए पर्टिकुलर ये पैथोजन है। क्लियर हुआ बच्चों? तो एड्स क्या है? एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, पहली चीज। सेकेंड, तो भाई एचआईवी क्या है? तो बच्चों एचआईवी वो वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। अगर हम बात करें एचआईवी के बारे में तो देखो ये एचआईवी वायरस यहां पे दिखाया गया है। तो एचआईवी क्या है? तो एचआईवी बच्चों एक वायरस है जो अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम में ह्यूमन के केस पे, तो इसको हम बोलते हैं एचआईवी वायरस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एचआईवी वायरस ही कारण बन जाता है किसका? एड्स का, क्योंकि इस एचआईवी ने हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया है, बहुत कमजोर कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किसी भी प्रकार के पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के काबिल नहीं रह जाता और हम उस पर्टिकुलर डिसीज से डेथ हो जाती है जिस पैथोजन ने हमारे बॉडी के अंदर अटैक किया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एड्स एंड एचआईवी। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर हो गया तो जरा मुझे कमेंट्स करके बताइए यस और नो, और लाइक जरूर करिए क्योंकि अब हम सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब प्रॉपर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो एड्स से रिलेटेड है। मैं बार बार बोलता हूं एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो पहला इसका पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है बच्चों की जो एचआईवी वायरस जो एड्स का कारण बनता है इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो वो सभी वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आपको आरएनए मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा, हम उन वायरस को क्या बोलेंगे? रेट्रोवायरस। तो एचआईवी वायरस बच्चों कैसा है? रेट्रोवायरस। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि मान लेते हैं ये प्रोटीन का एनवेलप है, जरा रेड की जगह मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको प्रॉपर चीजें दिख जाए। देखिए हम मान लेते हैं कि ये प्रोटीन की प्रॉपर एनवेलप है और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो जो एचआईवी वायरस होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और ये प्रोटीन कोट के द्वारा एनवेलप होता है। ये पॉइंट कह रहा है एचआईवी वायरस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये डिसीज, ये कह ले ये जो वायरस है बच्चों एक पर्सन से दूसरे पर्सन अगर ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर में एक्चुअली हम इसको कैसे बोलते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। मतलब इंटरकोर्स के दौरान, सेक्स के दौरान मेल का जो सीमेन है, सीमेन के माध्यम से फीमेल में पहुंचेगा, पहली चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि जो एचआईवी वायरस है वो हमेशा बॉडी फ्लूइड के माध्यम से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाएगा। अब आप कहोगे सर ये बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है? तो बच्चों बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या आता है? बॉडी फ्लूइड्स में हमारा ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है। बॉडी फ्लूइड्स में हमारा सीमेन आता है। बॉडी फ्लूइड्स में मिल्क आता है। ये सब क्या है? सॉरी, बॉडी फ्लूइड में हमारा ब्लड आ गया, इसके बाद हमारा आ गया लिम्फ आ गया। लिम्फ भी क्या है? बॉडी फ्लूइड है। तो अब आप देखो कि हमेशा एचआईवी वायरस हमेशा बॉडी फ्लूइड के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? थ्रू बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से ही ये एचआईवी वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज याद रखिएगा बच्चों, अगर कोई मदर अगर एचआईवी वायरस से इंफेक्टेड है और उसके वोम में अगर कोई बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है तो बेबी भी एचआईवी वायरस से इंफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा के माध्यम से ये एचआईवी वायरस बेबी की बॉडी में एंट्री कर जाता है। तो अगर कोई महिला एड्स से ग्रसित है तो निश्चित रूप से उसका जो बच्चा होगा वो भी उसको भी एड्स होगा, अर्थात उसको भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर मदर से चाइल्ड की ओर, चाइल्ड की तरफ एचआईवी वायरस गया है, यस, तो किसके थ्रू जाएगा बच्चों?
प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा, क्योंकि बेबी डेवलप हो रहा होगा ओम के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें एड्स के बारे में, तो हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास छुपे हुए, बहुत सारी लोगों को पता नहीं है, ब्लाइंड फेथ, कोई किसी ने कुछ कह दिया उसकी बात को मान लिया। जैसे हमारे समाज में क्या है कि अगर एड्स के मरीज को हम गले लगाएंगे तो हमको एड्स हो जाएगा, हम उसको टच करेंगे तो एड्स हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि हमेशा एड्स कब पहुंचेगा? बॉडी फ्लूइड के माध्यम से पहुंचेगा। तो अगर कोई एड्स का पेशेंट है, अगर हम उसको गले लगाते हैं, उसको टच करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, तो कभी भी एड्स नहीं फैलता। तो इसी तरह के कुछ मिथ बस्टर्स हैं, कुछ अंधविश्वास हैं जो लोगों को नहीं पता। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, इसीलिए इन चीजों को आपको बताया जाता है कि आप अपने सराउंडिंग इन बातों को फैलाएं जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हो पाए। पहली चीज। सेकंड, अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि जो HIV वायरस है या एड्स है, डज नॉट स्प्रेड थ्रू टच, टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपको पता है कि जैसे सपोज दैट 2017 है, एक सपोज कर लेते हैं 2017 में, मान लेते हैं कि 2017 है और 2017 में कोई बंदा HIV पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात उसको HIV वायरस उसके बॉडी के अंदर पहुंच गया। तो ये जरूरी नहीं है कि 2017 के जनवरी में ये इन्फेक्टेड हुआ और फरवरी में इसकी डेथ हो जाए, ये कभी नहीं होता। याद रखिएगा, जो HIV वायरस जब किसी बॉडी के अंदर जाएगा बच्चों, और उसके सिम्टम्स आने तक लगभग 2 साल, 4 साल, 10 साल, किसी किसी केस में 15 साल तक देखा गया है कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो HIV वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। तो यहां पर जो टाइम लैग होता है, वो भी काफी बड़ा देखने को मिलता है। मतलब वो क्या हो सकता है, ये कुछ ईयर्स तक, मेनी ईयर्स तक भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि भाई जब HIV वायरस किसी के पर्सन की बॉडी के अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या करता है? टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है, और टी हेल्पर सेल्स को अटैक करेगा तो टी हेल्पर सेल हेल्प कर रही थी बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज के बनाने के लिए। तो अब क्या होगा? एंटीबॉडीज का बनना रुकेगा। अब जब एंटीबॉडीज का बनना रुकेगा तो होगा क्या कि कोई भी पैथोजन अगर हमारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो क्या होगा? एंटीबॉडीज प्रॉपर बन नहीं रही है तो वो हमको डिसीज दे देगा। अब क्या होगा? अगर कोई बंदा HIV पॉजिटिव है, उसको सर्दी जुकाम भी हो जाती है, तो भी सर्दी जुकाम 3 से 7 दिन में ठीक हो जानी चाहिए भाई, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। लेकिन अभी भी पता चला 15 दिन 20 दिन हो गया, उसका ठीक ही नहीं हो रहा है। तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि भाई इसकी एक HIV जांच करा लो। क्या बात है कि एक छोटी सी डिसीज भी इतने दिन में नहीं ठीक हो रही है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे इम्यून सिस्टम डाउन होता है, और डाउन होने में अगर बंदा बहुत हेल्दी है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और अगर कमजोर है तो पता चला 2 से 3 साल में ही काम हो जाएगा। तो सिम्टम्स के आने में HIV पॉजिटिव कब इन्फेक्ट हुआ है और कब उसके सिम्टम्स आएंगे, इन दोनों के बीच बेटा टाइम लैग होता है, वो 1 साल से लेके कई साल तक हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा स्लाइड ठीक कर था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये छोटा सा एक फैक्ट है बच्चों कि हाईएस्ट जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का कंट्री के हिसाब से, जो भी आप देखेंगे वो है स्वाजीलैंड। चलो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया? फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स तक यहां पर आपको टाइम लग जाता है। तो हम लोगों ने यहां पर एड से रिलेटेड कुछ नोट्स कुछ देखे, कुछ पॉइंट्स देखे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि HIV वायरस जब किसी एनिमल सेल्स के अंदर एंट्री करता है तो किस तरीके से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करता है, किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। इन सभी के पॉइंट्स को अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। तो चलो बच्चों, थोड़े से प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चीजों को बिल्कुल क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात, अगर हम सिंपल सा पहले फैक्ट समझ लेते हैं होता क्या है। तो पहला फैक्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जब HIV वायरस अगर ह्यूमन सेल में, ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करेगा तो सबसे पहले ब्लड में जो उपस्थित टी हेल्पर सेल हैं, जिसको हम CD4 सेल्स के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले या जो टारगेट करता है वो टी हेल्पर सेल को करता है।
क्या करता है? अब सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये एक टी हेल्पर सेल है, ठीक है, और टी हेल्पर सेल का प्रॉपर ये अपना जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। यस, ये कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। अब क्या होगा बच्चों, एचआईवी वायरस आएगा इसके पास, और एचआईवी वायरस जब आएगा तो आपको पता है अगर ये एचआईवी वायरस है और इस एचआईवी वायरस के अंदर अपना मान लेते हैं ये एक जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि जब भी वायरस किसी सेल को अफेक्ट करता है तो इसकी जो बाहर वाली जो प्रोटीन है ये तो बाहर ही रह जाएगी और अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। अब क्या होगा कि ये जेनेटिक मटेरियल मैंने क्या बताया था एचआईवी वायरस का आरएनए होता है, तो ये एचआईवी जो मटेरियल है बच्चों, ये मटेरियल है आरएनए, और ये पड़ा हुआ है डीएनए, किसका? टी हेल्पर सेल का। अब ये आरएनए है और इस डीएनए के साथ ही जुड़ना चाहता है, तभी तो इस सेल के अंदर अपनी कॉपी बना पाएगा। तो ये क्या करेगा कि जो आरएनए है ये यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी और आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों वायरल डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, और अब ये वायरल डीएनए यहां पर ये जो टी हेल्पर सेल है इसके डीएनए के साथ इस तरीके से अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा लेगा, और जब इनकॉर्पोरेट करा लेगा तो अब इसके डीएनए में इसका कब्जा हो गया और अपनी जैसी कॉपी बनाना बच्चों यहां पर स्टार्ट कर देगा। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से कोई वायरस किसी सेल के अंदर जाएगा तो किस तरीके से उसके जेनेटिक मटेरियल पर अपना कब्जा कर लेगा और अपनी कॉपी वहां पर बनाना स्टार्ट कर देगा। पहली चीज तो यही पर मैंने लिखा है कि जब एचआईवी इन्फेक्ट करेगा तो सबसे पहले जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? टी हेल्पर सेल, उसको ये टारगेट करेगा। और इम्यून सिस्टम में आपको पता है टी हेल्पर सेल्स और बी लिम्फोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो वायरस है अपने को टी हेल्पर सेल के साथ अटैच करेगा और फिर अपने आप को इसके साथ फ्यूज करा लेगा, और फाइनली क्या करेगा, इस टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ, इस टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ अपने डीएनए को क्या करा लेगा, उसके साथ कंबाइन करा लेगा या इनकॉर्पोरेट कर लेगा। Then fuses with it, takes control of its DNA, duplicates itself and release more HIV into the blood. जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, अब जो पहले आरएनए था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये डीएनए में कन्वर्ट हुआ, वायरल डीएनए इस टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया और अब इस पूरे सेल में इसका कब्जा हो गया और अपने जैसी कॉपी बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, ये होगा। और अब फाइनली जानते हैं कि अगर इस स्टेज में अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पता चल गया, किसी बंदे को पता चल गया और उसको पता हो गया कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हो गया हूं, तो अगर उसी समय से वो एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन होती हैं अगर वो लेना स्टार्ट कर देगा, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, तो टाइम पीरियड को काफी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, पता ही नहीं चला, तो फिर बहुत फास्ट स्पीड में आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता चला जाएगा और फाइनली अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी की बुक पे एक फिगर दिया है, उस फिगर के माध्यम से चलो इस पूरी चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए ये फिगर है आपका, ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के बुक में। यस, यहां पर देखिए ये हमारा रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्यों बोल रहे हैं? इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है। अब देखो किस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी, इसी प्रोसेस को हमें समझना है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि किस तरीके से जो वायरल डीएनए है वो किस तरीके से इसके साथ इनकॉर्पोरेट होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले पर्सन इन्फेक्टेड होगा। कैसे इन्फेक्टेड होगा? हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पर बच्चों जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एक एनिमल सेल दिखाई गई है और प्रॉपर एक तरीका दिखाया गया है कि किस तरीके से कोई वायरस किसी सेल को अफेक्ट करता है और कैसे उस सेल पर प्रॉपर कब्जा कर लेता है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि जो हमारा रेट्रोवायरस है किस तरीके से इन्फेक्ट करेगा। अब देखो यहां पर हम मान लेते हैं ये है हमारी एनिमल सेल, और एनिमल सेल का बच्चों ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये पड़ा हुआ है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, अब ये पूरा सेल है जो साइटोप्लाज्म है। अब देखो यहां पर रेट्रोवायरस है, अब ये जो है वायरस इस एनिमल सेल के साथ अपने आप को अटैच किया। अटैच करने के बाद ये जो प्रोटीन कोड है ये बाहर ही रह जाएगा और जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है ये अंदर आ गया, इसको बोलेंगे वायरल आरएनए। अब इंट्रोड्यूस हो गया कहां पर? सेल के अंदर। अब देखो क्या होगा, अब ये आरएनए, अब चूंकि यहां पर ये डीएनए है, इसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट होना है, इसके साथ मिलना है, तो पहले आरएनए को क्या कन्वर्ट होना होगा? डीएनए में कन्वर्ट होना होगा, अर्थात आरएनए से डीएनए बनेगा। अब आप याद करो सेंट्रल डॉग्मा में मैंने आपको बताया था कि अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो रिप्लिकेशन,
अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अगर आरएनए से पुनः डीएनए बनता है तो क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर जो प्रोसेस होगी बच्चों वो होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, अर्थात आरएनए से हम क्या बनाएंगे, हम यहां पर आरएनए से बनाएंगे वायरल डीएनए बना लेंगे। और अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, ये जो होस्ट सेल है उसके डीएनए के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा लेगा और फाइनली अब इस पूरे सेल में इस वायरल डीएनए का कब्जा हो गया। और होगा क्या कि अब ये वायरल डीएनए अपनी कॉपी बनाना यहां पर स्टार्ट करेगा। कैसे स्टार्ट करेगा, आपको पता है डीएनए क्या होता है, जीन्स का ही तो पूरा एक समूह है डीएनए। तो यहां पर क्या होगा, चूंकि यहां पर वायरल की जीन्स आ चुके हैं तो ये जीन्स क्या करेंगे, पहले तो आप प्रोटीन की कोडिंग करेंगे और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी इसी सेल्स के अंदर वायरस की कॉपियां तैयार हो जाएंगी। और एक बात याद रखने वाला क्या है बच्चों कि देखो इस सेल के अंदर वायरस ने अफेक्ट तो किया है लेकिन सेल अभी भी सरवाइव कर रही है। लगातार इसके अंदर वायरस बनते जाएंगे और इससे बाहर निकालते जाएंगे और ब्लड सेल में जाके और सेल्स को ये अफेक्ट करते रहेंगे। क्लियर है बच्चों, इस चीज को माइंड में रखिएगा कि ये सेल अभी भी प्रॉपर तरीके से सरवाइव करेगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझे तो चीजें आपको और समझ में आएगी। सबसे पहले क्या हुआ, एक पर्सन अफेक्टेड हुआ, फिर क्या होगा सेकंड, अब वायरस ने इंटर किया कहां पर, मैक्रोफेजेस में अर्थात टी लिम्फोसाइट सेल्स में। ठीक है, अब जब टी लिम्फोसाइट सेल्स में ये वायरस ने एंट्री किया अर्थात उसके जेनेटिक मटेरियल ने जब एंट्री किया तो क्या होगा, अब वायरल आरएनए अपने आप को रिप्लिकेट्स करेगा और क्या बनाएगा, वायरल डीएनए। एक्चुअली रिप्लिकेट्स की जगह आप ये कह लो, क्योंकि आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, है ना। रिप्लिकेशन में तो डीएनए से डीएनए हम बोलते हैं, तो हम यह बोल सकते हैं कि यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी और उसमें जो एंजाइम मदद करेगा उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये क्या बना लेगा, ये वायरल डीएनए इसने बना लिया। अब क्या होगा, वायरल डीएनए क्या होगा, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट सेल के डीएनए से। यहां पर देख रहे हैं होस्ट सेल के डीएनए के साथ ये जो डीएनए है इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, ये डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया। अब क्या होगा, अब होगा क्या कि अब जो इन्फेक्टेड सेल्स है, मतलब जो होस्ट सेल है जिसमें इस वायरल डीएनए इन्फेक्ट किया है, इस सेल के अंदर वायरस के पार्टिकल्स बनने बच्चों स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वायरस का बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली अब यहां से वायरस निकलकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लड में आएगा और फाइनली धीरे धीरे जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर टी हेल्पर सेल की संख्या धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज बनाने में मुश्किल होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से एक वायरस किसी सेल को अफेक्ट करता है, किस तरीके से उसके जेनेटिक मटेरियल में अपना कंट्रोल कर लेता है और फाइनली अपनी जैसी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, जो प्रोसेस है, पहला जो प्रोसेस मैंने यहां पर बताया था कि जो वायरल आरएनए है, ये जो वायरल डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा एचआईवी से ग्रसित है तो कौन कौन से सिम्टम्स वहां पर देखने को मिलते हैं और कैसा ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम ड्यूरिंग एचआईवी पीरियड्स की बात करें बच्चों, तो जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे इम्यून सिस्टम हमारा डाउन हो रहा है, तो कैसे सिम्टम्स आएंगे। पहले सिम्टम्स तो ये आएंगे कि फीवर्स, उसको जैसे मान लो 3 दिन फीवर आया, फिर 2-4 दिन ठीक रहा, फिर अगले दिन फीवर आ गया, फिर ठीक हुआ, फिर आने लगा फीवर, फिर ठीक हुआ, फिर आने लगा फीवर। मतलब एक रेगुलर, पता चला महीने में 30 दिन में 20 दिन फीवर बना है, बीच में 1-2 दिन ठीक हुआ, फिर फीवर आ गया। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं अगर कोई बंदा एचआईवी से इन्फेक्टेड है तो इसी सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर्स कहते हैं भाई जरा आप एचआईवी टेस्ट आप करा के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हो। क्लियर है। सेकंड सिम्टम्स क्या कहता है, डायरिया। डायरिया के केस में आप जानते हैं वोमिटिंग्स होती है, हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। थर्ड, वेट लॉस। जब भी कोई बंदा एचआईवी से पॉजिटिव होगा तो धीरे धीरे उसका वेट बच्चों धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसके शरीर से फैट धीरे धीरे गायब होने लगेगा, वेट लॉस होगा। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनिटी गोज डाउन। जो उसका इम्यून पावर है, जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, वुल्नरेबल टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट।
कोई भी पैरासाइट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगी हो, कोई भी अगर उस पर्सन के बॉडी में अफेक्ट करेंगे, उसको इन्फेक्टेड करेंगे, तो वो पैथोजन जिस बीमारी के लिए है वो बीमारी उसकी बॉडी में दिखने लगेगी। अर्थात क्या होगा, धीरे धीरे एक पूरा सिंड्रोम हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा सिम्टम्स का, और अल्टीमेटली क्या होगी, किसी न किसी डिसीज की वजह से उस बंदे की डेथ हो जाएगी। तो एक्चुअली एड्स क्या है, एड्स कोई डिसीज नहीं है, वो एक ग्रुप है सिम्टम्स का, डिसीज का, जिसकी वजह से डेथ होती है। अच्छा, एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो बंदे HIV पॉजिटिव होते हैं, अल्टीमेटली देखिएगा कि उनको अधिकतर टीबी हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है वो अटैक करता है और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सारी डिसीजेस आने स्टार्ट होते हैं उसकी बॉडी में, और चूंकि इम्यून सिस्टम डाउन है तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। चलिए कुछ पॉइंट्स और हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो वो कौन सा टेस्ट है जिससे एड्स की जांच हो जाती है कि यस ये बंदा HIV पॉजिटिव है। तो बच्चों उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट, और एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म है E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सॉर्बेंट और A फॉर एसे। एलिजा टेस्ट बोलते हैं इसको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्लियर है? इस टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि पर्टिकुलर बंदा HIV पॉजिटिव है या HIV निगेटिव है। लास्ट में अगर हम बात करें, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की ओर जाएं, तो बच्चों आपको पता है कि पूरी दुनिया में अभी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो HIV पॉजिटिव को HIV निगेटिव कर दे। पहली चीज मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। जो बंदा 4 साल में मरने वाला था, हो सकता है उसको 10 साल कर दें, लेकिन उसके करने में क्या होगा, उसको रेगुलर एंटीवायरल मेडिसिन लेनी होगी। और कैसी एंटीवायरल, जो रेट्रोवायरल हो, ऐसी वायरस को ग्रोथ को कम करता हो जिस वायरस के अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर उसने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो उसके पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डेथ को टाला नहीं जा सकता। अल्टीमेटली उस बंदे की डेथ होनी ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। हम सिर्फ पीरियड बढ़ा सकते हैं, 3 साल से हम 10 साल कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेथ निश्चित होनी है। तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोगों ने एड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो जरा लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अच्छा बच्चों, जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, सिंपल सी मैं बात बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिले, तो करना क्या है, आप सिंपल सा प्रोसेस है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जिसका कोई चार्ज नहीं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप का नाम है DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया, और यहाँ पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म पे। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, इन पर भी फोन करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए होगा। तब तक के बाय बाय, सी यू, बाय।